Hello team. So today I am going to discuss about the AWS global infrastructure. So basically when we start the AWS, so basically these are the four main things which come in the infrastructure, that how this AWS develop. So we have four things: AWS region, AWS availability zone, AWS data center, and also AWS POP, point. Basically it is like points of presence, and we can also call it as a edge location. So now if we are moving down, we have AWS region. Now in this AWS region we have let me just go up little bit here. So we have to first understand what is this AWS region. तो AWS रीज़न क्या है? देखो, रीज़न आपको पता है कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के रीज़न हैं। जैसे कि हमारे पास यूएस एक रीज़न है। यूएस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के रीज़न है, जैसे कि कैलिफोर्निया, ओही, नॉर्थ वर्जीनिया। एशिया पैसिफिक के अंदर मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन्स। सो AWS ने क्या करा, AWS ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से इसने ना अपने डेटा सेंटर्स जो हैं इन डिफरेंट जगहों पे खोले, और उसने जो है एक डिफरेंट रीज़न को बोला कि अब रीज़न क्या है पहले इसको समझते हैं। तो हैव मैनी डेटा सेंटर्स, क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स। मेरे पास एक क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स है और बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, उसको हम बोलते हैं एक AWS एक रीज़न। मतलब, और ये कहाँ पे? ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। ऑल द सर्विसेज। अच्छा, AWS के अंदर क्या होता है? बहुत सारी सर्विसेज हैं। सारी सर्विसेज हमें सभी रीजन्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब आप ये देखिए, मैंने इसमें लिखा है साउथ अमेरिका, यूरोप, कनाडा, US, एशिया पैसिफिक। ये डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स हैं हमारे पास, और भी हैं रीजन्स। अच्छा, ये क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, कंप्लायंस विद द डेटा गवर्नेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सपोज आप ये समझिए कि मेरे पास कोई वेबसाइट है और मैं उस वेबसाइट को अपने रीजन से बाहर अवेलेबल नहीं कराना चाहता, कि अगर कोई मेरे रीजन से बाहर उस वेबसाइट को खोल रहा है देन इट इज़ नॉट अलाउड। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं एक्सेस दे सकता हूँ कि मेरे विद इन अ रीजन ही ये ओपन होगी, मेरे रीजन से बाहर ओपन नहीं होगी। एक इसके बाद है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स रिड्यूस्ड लेटेंसी। सपोज मैं इस टाइम किस लोकेशन पे बैठा हूँ, सपोज मैं इंडिया के अंदर हूँ, तो मेरे पास जो सबसे नियर मेरा रीजन है वो मेरा रीजन है मुंबई के अंदर। सो दैट इज़ द, अगर मैं मुंबई रीजन के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहा हूँ और वहाँ से मैं एप्लीकेशन से डेटा ले रहा हूँ, तो मेरे पास लेटेंसी कम लगेगी, टाइम कम लगेगा उसका रिस्पॉन्स आने में, रेदर देन अगर यही चीज़ मैंने यूएस के किसी रीजन में या यूरोप के किसी रीजन में डिप्लॉय करी होती तो वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टाइम लगता। तो ये हो गया हमारे पास AWS रीजन का कंसेप्ट। देन वी हैव रीजन्स आर जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरियाज। तो जो हमारे पास रीजन्स हैं वो जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरियाज के अंदर है। ओके, मतलब अपना अपना सेपरेट रीजन है सब किसी का। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट था AWS रीजन के बारे में कि रीजन है क्या। अब आपको समझ आ गया होगा कि रीजन है क्या, और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको और थोड़ा समझ आएगा। देखो, यहाँ पे मैंने ना अगले में बताया अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में, और मैंने यहाँ पे लिखा है AWS रीजन। अब ये जो AWS रीजन है इसके अंदर मैंने लिखा है सिडनी। सिडनी हमारा एक AWS रीजन है जिसको हम बोलते हैं AP साउथ ईस्ट 2। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये जो बनाए हैं ना ये बॉक्सेस, बड़े वाले बॉक्स, इसमें देखो, आप देखो यहाँ पे लिख रहा है AP साउथ ईस्ट 2A, यहाँ पे लिख रहा है AP साउथ ईस्ट 2B एंड AP साउथ ईस्ट 2C। तो किसी भी रीजन के अंदर हमारे पास मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। ओके, और इन अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमने बनाए हुए डेटा सेंटर्स। हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेंटर भी हो सकते हैं। अब ये अवेलेबिलिटी जोन्स का क्या पर्पस है? इसका एक ही रीजन के अंदर इसका ये पर्पस है कि इसके अंदर जो डेटा है ना मेरे पास वो आइसोलेटेड रहता है। इस अवेलेबिलिटी जोन का डेटा और इस वाले अवेलेबिलिटी जोन का डेटा डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर मेरा कोई भी डेटा सेंटर या कोई भी अवेलेबिलिटी जोन किसी डिजास्टर में चला जाता है तो मेरे पास दूसरे डेटा सेंटर के पास वो डेटा अवेलेबल होगा। तो ये मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रिडंडेंट पावर,
कि एक डेटा यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है। ये मेरे को देखना है कि मेरे को उसे कितने अवेलेबिलिटी जोन में रखना है, मेरे को उसकी जो डेटा की मेरी इंपॉर्टेंस है वो कितनी है, उसके हिसाब से मैं जो है उसे कॉपी करके रखूँगा डेटा को। प्लस अल्ट्रा लो लेटेंसी जो नेटवर्किंग होती है यहाँ पे, ये अल्ट्रा लो लेटेंसी, अगर मैं यहाँ पे मेरा डेटा पड़ा है, यहाँ पे डेटा पड़ा है, तो इसके बीच में जो नेटवर्किंग है ना, ये बहुत हाई बैंडविड्थ के साथ कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, वेरी हाई बैंडविड्थ, तो इसमें बहुत अल्ट्रा लो लेटेंसी है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, आइसोलेटेड फ्रॉम डिजास्टर, क्योंकि कोई भी डिजास्टर होता है तो ये उससे आइसोलेट है। अगर एक मेरा डेटा सेंटर या अवेलेबिलिटी जोन फेल हो जाता है, तो मेरे पास डेटा अगर मैंने 2 जोन में रखा हुआ है, तो मैं दूसरे जोन में अपना डेटा ले सकता हूँ। और फिर अगर मेरा जब ये अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हुआ, तो मैं अपने डेटा को इसमें अवेलेबल भी करा सकता हूँ दोबारा से। तो ये इसका मेन पर्पस है। इसके अंदर देखो, ये मैंने जो दिखाया हुआ है एरो, ये दिखाया हुआ है डेटा सेंटर्स के लिए, और ये आपस में जो है कनेक्टेड है नेटवर्किंग के थ्रू, वेरी अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है अवेलेबिलिटी जोन का। अब आपको समझ आ गया, एक ब्रॉडर लेवल पे मेरे पास AWS रीजन है, उस रीजन के अंदर मेरे पास अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स का पर्पस भी क्या है हमारे पास, कि मैं डेटा को रिडंडेंट रख सकता हूँ, सबसे पहली चीज़, और आइसोलेटेड फ्रॉम डिजास्टर, अगर कोई भी चीज़ फेल होती है तो मैं उस फेलियर को रिकवर करने के लिए, अगर मेरे पास डेटा मल्टीपल जगह पे है, तो मैं दूसरी जगह से अपना डेटा को ले सकता हूँ। तो ये मेरी बात हो गई अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। नाउ आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ AWS पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। अब इसमें मैंने बात करी एज लोकेशन। देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर भी छोटी सी बनाई दी है। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो 400 प्लस हमारे पास, मतलब AWS के पास जो है POP है, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। 10 प्लस रीजनल कैशे ये मेंटेन करता है। 90 प्लस सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है, 40 प्लस कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। नाउ इसका पर्पस क्या है POP का या एज लोकेशन का? तो इसका पर्पस ये है कि जब भी कभी आप कोई डेटा के लिए या किसी सर्विस के लिए एक्सेस करते हो, तो ये ना एज लोकेशन एक तरीके का CDN का काम करता है। CDN क्या चीज़ है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हमारे लिए क्या करता है? बेसिकली ये अपने पास डेटा को कैश करके रख लेता है, चाहे वो स्टैटिक डेटा हो, चाहे वो डायनामिक डेटा हो। लेट सपोज आपने किसी वीडियो को डिमांड करा, इसने उस वीडियो को अपने पास कैश करके रख लिया। आपने किसी डेटा का डिमांड करा, इसने उसे अपने पास कैश करके रख लिया। मतलब एक बार तो ये डेटा लेने वहाँ पे जाएगा, अगली बार ये उसी एज लोकेशन से आपको डेटा दे देगा। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप देखोगे तो एक तो एज लोकेशन जो है, जैसे मैंने कोई चीज़ मैं कोई सर्विस यूज़ कर रहा हूँ जो US में डिप्लॉयड है और मैं इंडिया में हूँ, तो क्या होगा कि अगर मैंने किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करी है, तो जो मेरे पास डेटा आएगा, जैसे देखो यहाँ पे ये है लास्ट में एंड यूज़र किससे रिक्वेस्ट करेगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से। ISP क्या करेगा? ISP पीयरिंग के थ्रू कनेक्ट होता है मेरा एज लोकेशन से। ना पहली बार तो ये एज लोकेशन के पास जाएगा, एज लोकेशन सर्वर के पास जाएगा, डेटा लेके आएगा। अगली बार जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डेटा के लिए, तो वो मेरे को एज लोकेशन से ही मिल जाएगा। जैसे कि आप ये समझो कि भाई मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर मैंने एप्लीकेशन को लोड करा। अब एप्लीकेशन को लोड करने के टाइम पे जो है उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल भी थी और CSS फाइल भी थी जो मुझे लोड करनी थी। अब उनको मेरे को लोड तो करना था, लेकिन मेरे को अगर बार बार वो जहाँ पे डिप्लॉयड है, वो जो सर्वर का लिंक उन्होंने दिया हुआ है, वो अगर वहाँ पे जाएगा और डेटा को लेके आएगा वहाँ से, तो वो अपने आप में एक बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या है कि वो क्या करता है, उन स्टैटिक फाइल्स को अपने पास कैश कर लेता है। अब अगली बार जब मैं डेटा मांगूंगा तो वो मेरे को उस एज लोकेशन से लाके दे देगा वाला डेटा। तो मेरा जो है ट्रांजिशन कितना फास्ट हो गया कि वो आप देखेंगे तो टाइम का बहुत डिफरेंस आता है इस वाले केस में। तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ भी है, एक्सेलरेट कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड नो मैटर वेयर यू आर। तो ये जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इसमें डेटा को लाना ले जाना, ये सब बहुत फास्ट हो जाता है अगर हम लोग एज लोकेशन या CDN URLs का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव दिस एज लोकेशन। Okay, thank you. This is the thing only for this lecture.